हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ। एंड बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एच सी वर्मा बुक के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोगों को टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस जिन जिन क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है उन क्वेश्चंस को देख करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है एकदम। तो चलो आओ फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको कहा है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर। द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10। द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुली इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसका मास हम लोग मान लेते हैं स्मॉल m, और जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका मास हम लोग मान लेते हैं कैपिटल M। ठीक है। वैसे तो हम लोगों को बताया हुआ है स्मॉल m इज इक्वल टू 1.5 kg और कैपिटल M हम लोगों को कहा हुआ है 3 kg। ठीक है। पर हम लोग वैल्यूज बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये स्मॉल m और कैपिटल M को जो थ्रेड कनेक्ट करी है, लेटेस्ट से इसमें टेंशन T है। ठीक है। इसका मतलब जो थ्रेड पुली को और स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट कर रही होगी इसमें टेंशन 2T हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से सुनो, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कैसे देता है। लेटेस्ट से स्प्रिंग बैलेंस जो भी रीडिंग m' देगा तो वो क्या होती है, स्प्रिंग बैलेंस जो भी फोर्स मेजर कर रहा होगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय g। ठीक है। अब जैसे यहां पर इस केस में स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स मेजर कर रहा है वो बराबर है 2T के, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी 2T डिवाइडेड बाय g। ठीक है। अच्छा, तो ऑल इन ऑल हमको करना क्या है, हमको T का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम सारी की सारी सिचुएशन को ग्राउंड से खड़े होकर के एनालाइज करें, या हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग इस लिफ्ट में ही खड़े होकर के इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो लिफ्ट में खड़े होने से फायदा ये होगा कि लिफ्ट का जो फ्रेम है वो अब हमारे लिए रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग लिफ्ट के फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बट बच्चों एक बात का ध्यान रखना, लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है ना। तो सूडो फोर्स का भी ध्यान रखना होगा हम लोगों को। ठीक है। तो चलो आओ एक एक करके दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल M की। तो देखो कैपिटल M के साथ क्या हो रहा है, अर्थ जो है वो इसको mg से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी, थ्रेड इसको T टेंशन से ऊपर पुल कर रही होगी अपनी तरफ। ठीक है। और हम एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब कि g/10। ठीक है। तो अब हमको ऐसा दिखाई दे रहा होगा जैसे कि कैपिटल M जो है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये जो स्मॉल m है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, लिफ्ट के अंदर से देखने पर। तो लिफ्ट के अंदर से देखने पर इस कैपिटल M की एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड्स है। तो इसके लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या लिख सकता था, mg प्लस mg/10 माइनस t इज इक्वल टू नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये तो आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व कर लेते तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, 11 mg/10 माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है। तो ये तो हो गई इक्वेशन कैपिटल M के लिए। अच्छा, अब स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो स्मॉल m के साथ क्या हो रहा होगा,
थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, एक इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा m इंटू जी बाई 10, ठीक है। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में स्मॉल m जो है वो हमको a एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी माइनस एम जी बाई 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे t माइनस 11 एम जी बाई 10 इज इक्वल टू एम ए। इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यार देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये t और ये t ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली देखो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 जी बाई 10 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया मेरे पास कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और राइट हैंड साइड पर क्या हो गया, a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया मेरे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। सो a का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, 11 जी बाई 10 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। परफेक्ट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सबकी वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैपिटल M और स्मॉल m की। कैपिटल M 3 kg था और स्मॉल m जो है वो 1.5 kg था। तो जैसे ही मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, मेरे पास a की वैल्यू आ गई 11 जी बाई 30, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे पास 11 जी बाई 30 आ गया। अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, t माइनस 11 एम जी बाई 10 इज इक्वल टू स्मॉल m, और a का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करा 11 जी बाई 30, ठीक है। तो जैसे इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करा, स्मॉल m का वैल्यू भी मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 22 जी बाई 10, ठीक है। तो t की वैल्यू हम लोगों को पता लगे 22 जी बाई 10। अच्छा, अब हमें विंग स्किल की रीडिंग पता करनी थी, जो स्प्रिंग बैलेंस है हमारा। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी m डैश वो बराबर होगी 2t बाई जी के, मतलब ये कितना हो गया 2 बाई जी इंटू 22 जी बाई 10। तो ये g से g कैंसिल आउट हो गया, सो ये बन गया 44 बाई 10, या फिर हम कह सकते हैं m डैश इज इक्वल टू 4.4 kgs। परफेक्ट। तो जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग 4.4 kgs आ रही होगी, ठीक है। क्लियर है एकदम। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है, अ ब्लॉक ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग of spring constant 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another mass 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? ठीक है, तो जैसे हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि स्प्रिंग में कितनी इलॉन्गेशन होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, अर्थ जो है वो इसको mg से पुल कर रही होगी, ठीक है, और स्प्रिंग इसको अपनी तरफ पुल कर रही होगी, कितने फोर्स से, kx फोर्स से। और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो kx है ये बराबर हो जाएगा 20 के। k हमको दिया हुआ है 100, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, तो हम लोग लिख सकते थे x इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स, ठीक है।
तो ये तो आंसर हो गया हमारे पहले पार्ट का। फिर हमसे क्वेश्चन में ये कहा था कि इसी 2 kg के साथ हम लोग एक 1 kg का मास और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक थ्रेड से हमने एक 1 kg का मास जो है और ऐड कर दिया। अब आप बताओ कि स्प्रिंग में फर्दर इलोंगेशन कितनी होगी, ठीक है। तो भाई देखो, अब एक काम करते हैं, हम ये इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, ये 2 kg और 1 kg को पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब इस स्प्रिंग से 3 kg का मास हैंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस 3 kg के लिए देखो क्या सिचुएशन होगी। अब एक काम करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग में इलोंगेशन x डैश हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग इस 3 kg को kx डैश फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगी। अर्थ जो है वो इस सिस्टम के ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसे पुल करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स डैश इज इक्वल टू 30, मतलब 100 इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स। तो एक्स डैश का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.3 मीटर्स, ठीक है। तो पहले स्प्रिंग में इलोंगेशन था 0.2 मीटर और अब स्प्रिंग में इलोंगेशन है 0.3 मीटर। तो स्प्रिंग में कितना एक्स्ट्रा इलोंगेशन प्रोड्यूस हो गया, डेल्टा एक्स, जो कि कितना हो गया एक्स डैश माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.3 माइनस 0.2, मतलब कि 0.1 मीटर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं अब हम लोग। सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर which is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Find the elongations. ठीक है, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो वही पुराना सिस्टम इस बार हम लोगों ने एलिवेटर के अंदर रख दिया है। ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से ये 2 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 100 न्यूटन पर मीटर है और एलिवेटर जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो भाई देखो, तो पहले पार्ट में तो हम लोगों को सिंपली इलोंगेशन पता करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा कि स्प्रिंग में इलोंगेशन x है, तो हम लोग इस 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन x है तो स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही होगी kx, मतलब 100 इंटू एक्स, और अर्थ इसको पुल कर रही होगी mg से, मतलब कि 20 न्यूटन से। और ये ब्लॉक जो है ये एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है और एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन क्या लिख सकते थे, 100x माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 इंटू 2। तो ये आ गया हमारे पास 100x इज इक्वल टू 24 न्यूटन्स, या फिर हम लोग कह सकते थे x इज इक्वल टू 0.24 मीटर्स। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया x इज इक्वल टू 0.24 मीटर्स। फिर दूसरे पार्ट में हमसे पूछा था कि हम लोगों ने इस ब्लॉक के साथ एक 1 kg का ब्लॉक और ऐड कर दिया है। अब बताओ स्प्रिंग में फर्दर इलोंगेशन कितना होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, ठीक है ना। तो अब जब हमने इसका FBD ड्रॉ करा तो हमने कहा अब ये पूरा सिस्टम है 3 kg का। लेट अस से स्प्रिंग में नया इलोंगेशन x डैश है, तो अब स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी 100 इंटू एक्स डैश। अर्थ इसको पुल कर रही होगी mg से, मतलब कि 30 न्यूटन से। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये पूरा सिस्टम जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन इस बार क्या बन जाएगा, 100 एक्स डैश
माइनस 30 नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 3 इंटू 2। तो इस बार हमारे पास आ गया 100 एक्स डैश इज इक्वल टू 36 न्यूटन्स। तो हम लोग कह सकते थे एक्स डैश का वैल्यू हो गया 0.36 मीटर्स। अच्छा, तो स्प्रिंग में नया इलोंगेशन आ गया है 0.36 मीटर। तो पहले स्प्रिंग में इलोंगेशन 0.24 मीटर था और अब स्प्रिंग में इलोंगेशन 0.36 मीटर है। तो स्प्रिंग में फर्दर कितना इलोंगेशन आ गया? तो हमने कहा स्प्रिंग में फर्दर इलोंगेशन डेल्टा एक्स आ गया, जो कि कितना हो गया? नया वाला इलोंगेशन एक्स डैश माइनस पुराना वाला इलोंगेशन एक्स। तो ये हो गया 0.36 माइनस 0.24, जिसकी वैल्यू हो गई 0.12 मीटर्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको कहा है द फोर्स ऑफ बायंसी exerted by the atmosphere on a balloon is B in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass capital M and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? अच्छा, देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, लेट अस से ये हमारा बैलून है और इसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, अब अभी क्या कहा है हमें क्वेश्चन में कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से जो है डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? अर्थ जो है वो इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। ठीक है, एक कांस्टेंट बॉइंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अभी ये v वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है इसकी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो जो रेजिस्टिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसका डायरेक्शन इस वक्त अपवर्ड होगा, पहली बात। दूसरा, ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ बैलून है। मतलब अगर बैलून v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड kv होगा। ठीक है बात? अच्छा, तो ये तो सिचुएशन हमको केस 1 में दी हुई है। अब अगर मैं इसके लिए देखो न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो हम लोग क्या कह सकते थे? हम लोग कह सकते थे जितना टोटल फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही टोटल फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते थे? हम लोग लिख सकते थे kv प्लस b, दिस शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है हमने केस 1 से बनाई। ठीक है, अब हमको कहा गया है कि इसमें से इतना मास रिमूव कर देना है ताकि ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करने लगे। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं। लेटेस्ट से हमने क्या किया, हमने इस बैलून में से स्मॉल एम मास रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा, हमने इस बैलून में से स्मॉल एम मास रिमूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस बैलून का मास हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, तो अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो देखो हमको क्या दिखाई देगा। अर्थ इसको पुल कर रही होगी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी से। बॉइंट फोर्स अभी भी बी ही लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब जो है, अब ये बैलून v वेलोसिटी से ऊपर जाने लगा है, मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो इस बार
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब कि केवी। बहुत बढ़िया। तो इस बार अगर मैं इस बैलून के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखूंगा, सो व्हाट वी विल गेट B इज इक्वल टू KV प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, B माइनस KV इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करता हूं तो क्या फायदा होगा, ये KV और ये KV कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखो हमारे पास क्या आ गया, G मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया मेरे पास कैपिटल M माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2B इज इक्वल टू G इंटू 2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक है, तो फाइनली जब मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू आई, स्मॉल m इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल M माइनस B बाय जी। परफेक्ट। ठीक है, तो इतना मास जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारा जो बैलून है वो v वेलोसिटी से ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, चलो बढ़िया। आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको कहा है, एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m is found to accelerate up at the rate of g/6 when placed deep inside water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g/6? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे ही चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या था, हम लोगों को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। हमको कहा है कि जो प्लास्टिक बॉक्स है उसका मास m है। ठीक है, जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स है उसका मास m है, और शुरुआत में ये जो बॉक्स है ये g/6 के एक्सेलरेशन से अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, ये बॉक्स है, अब इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो अर्थ इसको mg से पुल कर रही है। ठीक है, और क्योंकि ये पानी में रखा हुआ है इसलिए हम लोग जानते हैं कि पानी इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये बॉक्स जो है ये हमको g/6 से अपवर्ड एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखूं तो मैं कह सकता हूं B माइनस mg नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए, मतलब कि m इंटू g/6। तो ये तो पहले वाले केस से आ गई हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि इस बॉक्स के अंदर कितनी सैंड हम लोग भर दें ताकि ये जो बॉक्स है ये g/6 के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट करने लगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम इस बॉक्स में m' मास की सैंड भर देते हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने इस बॉक्स में m' अमाउंट ऑफ सैंड फिल कर दी। मतलब अब क्या है, अब इस बॉक्स का मास m ना होकर के कितना हो जाएगा, m प्लस m'। ठीक है, m तो इस बॉक्स का खुद का मास है और m' मास जो है सैंड का है जो कि हमने इस बॉक्स में फिल कर दी है। ठीक है, तो देखो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा हो जाएगा, अब अर्थ इस सिस्टम को m प्लस m' से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, बॉइंट फोर्स जो है वो अभी भी B ही लग रहा होगा, और अब ये जो बॉक्स है ये g/6 के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखें
तो हम कह सकते हैं m प्लस एम डैश जी माइनस बी, ये बराबर हो जाना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि m प्लस एम डैश इंटू जी बाय 6। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो यहां हम लोग एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या फायदा होगा, एक तो ये b और ये b कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये mg और mg भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर m डैश जी, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ गया, g बाई 6 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हो गया ये m प्लस एम डैश प्लस m। बहुत बढ़िया। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो क्या आ गया हमारे पास, एक तो ये g से g हमने कैंसिल आउट कर दिया। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करा तो ये बन गया 6m डैश इज इक्वल टू 2m प्लस m डैश, मतलब कि 5m डैश इज इक्वल टू 2m, या फिर हम लोग कह सकते थे m डैश इज इक्वल टू 2m बाय 5। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को 2m बाय 5 अमाउंट ऑफ सैंड जो है वो इस बॉक्स में फिल करनी होगी। तो जो है ये बॉक्स g बाई 6 की एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करने लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमको कहा है अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V vector is the velocity of the particle and A vector is a constant vector in the horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity? ठीक है, देखो बच्चों, जैसा जैसा क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है वैसे वैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है कि एक ए वेक्टर है ना, जो कि कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ए वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से। ठीक है, और एक पार्टिकल है जिसको हमें कुछ वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो पार्टिकल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से ये हमारा पार्टिकल है जिसका कि मास m है। ठीक है, तो अब इस m मास के पार्टिकल को हमें एक मिनिमम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करना है किसी ऐसी डायरेक्शन में ताकि ये जो पार्टिकल है ये अनडिफ्लेक्टेड मूव करे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो अर्थ जो है वो इसको mg से पुल कर रही होगी। ठीक है, अब इसी mg की वजह से जो है इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, पर हम चाहते हैं कि इस पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो इस mg को कैंसिल हम कैसे करा सकते हैं, इस mg को हम ऐसे कैंसिल करा सकते हैं कि हम इसको जो है कुछ ऐसी वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें ताकि इस पार्टिकल के ऊपर ये वाला फोर्स लगने लगे। ठीक है ना, और ये वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा तो हमको फायदा होगा, बिल्कुल सही बात है, ये वाला फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, और इस वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू मॉड V मॉड A साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये जो फोर्स है ये क्या है, V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, V इंटू A इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हमने इस पार्टिकल को कुछ ऐसी मिनिमम वेलोसिटी V से प्रोजेक्ट करा है कुछ ऐसे एंगल थीटा पर ताकि ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाए, है ना। कहने का मतलब ये है कि वी ए साइन थीटा जो है
ये बराबर हो जाना चाहिए mg के, या फिर हम लोग कह सकते थे v जो है वो बराबर हो जाना चाहिए mg अपॉन a साइन थीटा के। अब बच्चों तुम खुद सोच करके बताओ कि ये जो वेलोसिटी है ये मिनिमम कब होगी? तो सर m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। अगर यहां पर हम किसी चीज को बदल सकते हैं तो वो केवल थीटा है ना। मतलब हमें समझ में आ रहा है अगर साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो ये वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, है ना। अब साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, है ना। मतलब थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्री, सो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 और हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा mg/a। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो बढ़िया। ओके सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली हमको ये एक एटवोड मशीन दे दी गई है, ठीक है। और ये जो दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं थ्रेड से, इनका मास भी हम लोगों को गिवन है। m1 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 300 ग्राम्स और m2 की वैल्यू हमको गिवन है 600 ग्राम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को जो है थ्रेड में टेंशन की वैल्यू पता करके बतानी है। तो ये m2 और m1 को जो थ्रेड कनेक्ट करी है लेटेस्ट से, इसमें टेंशन T है, ठीक है। तो ये थ्रेड में टेंशन का वैल्यू पता करके बताना है। और ये जो पुली जिस क्लैंप से कनेक्टेड है इसमें कितना टेंशन डेवलप हुआ है T', ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। और m1 जो है वो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये हमको पता करके बताना है, ठीक है। तो चलो आओ फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करते हैं m2 की, तो m2 के ऊपर क्या हो रहा है? अर्थ m2 को m2g से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, थ्रेड इसको T टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, और ये जो m2 है ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या लिख सकते थे? m2g माइनस टी नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m2 इंटू ए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम लोग m1 की बात करते हैं तो m1 के लिए देखो हम लोग क्या कह सकते हैं। m1 के साथ क्या हो रहा है? अर्थ m1 को पुल करी है m1g से, जो थ्रेड है वो m1 को T टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही है, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में m1 जो है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो m1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते थे? T माइनस m1g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m1 इंटू ए। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो T और T तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया G कॉमन, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर आ गया A कॉमन, m1 प्लस m2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू G इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ठीक है। अब भाई m1 300 ग्राम है और m2 600 ग्राम है, तो जैसे ही मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी फाइनली मुझे a का वैल्यू मिल गया कितना? a इज इक्वल टू g/3, ठीक है। a का वैल्यू हमारे पास आ गया g/3। तो अब हम लोगों को थ्रेड में टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना था। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? T माइनस m1g
इज इक्वल टू m1a, मतलब कि m1 इंटू जी बाई 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू m1g प्लस m1g बाई 3। तो हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 4m1g बाई 3। अब m1 का वैल्यू था 300 ग्राम्स, तो फाइनली हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 3.9 न्यूटन्स। ठीक है, ये तो थ्रेड में टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमसे पूछा हुआ था कि क्लैंप जो है वो पुली पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो क्लैंप जो पुली के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो होगा टी डैश, और हमने क्या कहा था, टी डैश विल बी इक्वल टू 2t, मतलब टी डैश की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, टी डैश विल बी इक्वल टू 7.8 न्यूटन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो थ्रेड में टेंशन भी पता लगी और क्लैंप पुली पर कितना फोर्स लगा रहा है ये भी पता लग गया। और हमसे ये पूछा हुआ था कि जो m1 है वो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट करके बताया जा सकता है। भाई हमने m1 की एक्सेलरेशन कितनी कैलकुलेट करी, a इज इक्वल टू जी बाई 3। ठीक है, अब जब हमने सिस्टम को रिलीज करा तब m1 की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, टाइम इंटरवल हम लोगों को गिवन है 2 सेकेंड्स, और कितनी डिस्टेंस m1 ट्रेवल करेगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो हमको a पता है, u पता है, t पता है, s कैलकुलेट करना है। तो कौन सी क्वेश्चन हम लोग यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया g बाई 3 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि 4। तो जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा फाइनली हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू 6.5 मीटर्स। ठीक है, चलो तो बात समझ में आ गई, चलो आओ फिर आगे बढ़ा जाए। ओके, सो नाउ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। The larger mass is stopped for a moment 2 seconds after the system is released into motion. Find the time elapsed before the string is tight again. ठीक है, तो भाई सबसे पहले प्रीवियस प्रॉब्लम का जो डायग्राम है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने यहां पर क्या किया, हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है रिलीज कर दिया है रेस्ट से। ठीक है, तो क्या होगा, जो m1 है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगेगा और m2 जो है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगेगा। ठीक है ना, और देखो जब कभी भी हमारे पास कोई एक एटवुड मशीन होती है तो हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कैसे, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, और m2 जो है उसका वैल्यू 600 ग्राम्स है और m1 जो है उसका वैल्यू 300 ग्राम्स है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने m2 और m1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करा फाइनली a का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना, g बाई 3। ठीक है, तो जैसे ही हमने सिस्टम को रिलीज करा m1 g बाई 3 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा और m2 जो है वो g बाई 3 के एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगा। अच्छा, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 2 सेकंड बीतने के बाद m2 को थोड़ी सी देर के लिए रोक करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अच्छा 2 सेकंड बीतने के बाद होगा क्या, 2 सेकंड बीतने के बाद m1 v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा और m2 जो है वो v वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। और ये v कितना होगा सर, कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये कितना हो गया, v इज इक्वल टू 0 प्लस a हमने कैलकुलेट करा g बाई 3 और 2 सेकेंड के बाद हम लोग v कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो v का वैल्यू हमारे पास आ गया 2g/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड बीतने के बाद सिचुएशन ये है कि m1 जो है वो 2g/3 की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और m2 जो है वो 2g/3 की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 2 सेकेंड बीतने के बाद m2 को थोड़ी सी देर के लिए रोक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने जो है m2 की जो वेलोसिटी है उसको 0 कर दिया। तो अब 2 सेकेंड के बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि m2 की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, लेकिन m1 जो है वो अभी भी 2g/3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। बच्चों, क्या अब आप ये समझ पा रहे हो कि m1 की वेलोसिटी की वजह से ये जो थ्रेड है ये स्लैक करने लगेगी। अब जिस रेट से ये थ्रेड स्लैक हो रही है उस रेट से इस थ्रेड की स्लैकनेस रिमूव नहीं हो रही होगी। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि m1 ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है जबकि m2 जो है उसकी तो अभी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो m1 जो है वो तेजी से ऊपर जा रहा है जबकि m2 धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो जितनी थ्रेड में स्लैकनेस प्रोड्यूस हो रही है उतनी स्लैकनेस थ्रेड में से रिमूव नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इस पूरे इवेंट के बाद होगा ये कि हमारी थ्रेड जो है वो लूज पड़ जाएगी, है ना। अब क्योंकि ये थ्रेड लूज पड़ गई है तो ये थ्रेड टेंशन फोर्स लगाना बंद कर देगी। ठीक है ना बात। तो अब टेंशन फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो अब होगा क्या, तो अब टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है तो होगा ये कि m1 की भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g हो जाएगी और m2 की भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g हो जाएगी। दोनों ब्लॉक्स का फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यार क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कितने समय के बाद ये जो थ्रेड है ये दोबारा से टाइट होगी। ठीक है, अब भाई ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यार हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो थ्रेड है लेट अस से ये t टाइम के बाद दोबारा से टाइट होगी। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये जो थ्रेड है ये t टाइम के बाद दोबारा से जो है टाइट होगी। तो इसका मतलब ये है कि t टाइम के बाद m1 जितना डिस्टेंस x अपवर्ड डायरेक्शन में गया होगा m2 को भी उतना ही डिस्टेंस x डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा t टाइम में, तभी ये थ्रेड दोबारा से टाइट होगी, है ना। अच्छा, तो देखो अब m1 के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, है ना। m1 के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू vt माइनस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और v हमने कितना कैलकुलेट करा था 2g/3, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2g/3 इंटू टी माइनस GT²/2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 m1 की। और m2 के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं, तो देखो m2 का वेलोसिटी तो 0 है, तो m2 को भी x डिस्टेंस ट्रेवल करनी है t टाइम में, तो m2 के लिए हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या गया x इज इक्वल टू GT²/2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास देखो भाई दो इक्वेशंस है, x इज इक्वल टू GT²/2 और x इज इक्वल टू 2GT/3 माइनस GT²/2। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मैं कह सकता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो मैं कह सकता हूं x को मैं GT²/2 भी लिख सकता हूं और x को मैं 2GT/3 माइनस GT²/2 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि GT²/2 इज इक्वल टू 2GT/3 माइनस GT²/2।
तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया GT² = 2GT/3। तो ये एक T से एक T तो कैंसिल आउट हो गया और G से G भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया T = 2/3 seconds. So this will be the final answer. ठीक है, चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको कहा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 kg. The strings shown in the figure are pulled by constant forces of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and the strings and the pulleys are light. अच्छा, तो कहानी ये है कि एक रॉड है, वो दोनों तरफ से रस्सियों से बंधी हुई है, ठीक है ना। रस्सी का एक एंड 32 न्यूटन से पुल किया जा रहा है और दूसरा एंड 20 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि जो रॉड है इसका 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट और 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहली चीज जो हमको समझ में आ रही है, अगर हम राइट वाली रस्सी की बात करें तो राइट वाली रस्सी को 32 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है। इसका मतलब राइट वाली जो थ्रेड है उसमें जो भी टेंशन डेवलप होगी उसकी वैल्यू 32 न्यूटन ही हो जाएगी, ठीक है। ठीक वैसे ही जो लेफ्ट वाली थ्रेड है उसको 20 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है, मतलब उसमें जो टेंशन T' डेवलप होगी वो हो जाएगी 20 न्यूटन। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ये हुआ कि जो हमको ये रॉड दिखाई दे रही है, इस रॉड के ऊपर राइट साइड में 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा और लेफ्ट साइड में इस पर फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस रॉड के ऊपर यही दो फोर्सेस लग रहे हैं और इन दोनों फोर्सेस की प्रेजेंस में हम मान लेते हैं कि इस रॉड के पास कुछ ए एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो बड़े आराम से हम लोग इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, है ना। नेट फोर्स जो कि हो जाएगा 30 - 20, ये बराबर हो जाना चाहिए रॉड का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। तो रॉड का जो मास है वो हम लोगों को दिया हुआ है 3 kg, एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 32 - 20 ये हो गया 12 = 3a, मतलब रॉड का एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो रॉड का एक्सेलरेशन पता लग गया हम लोगों को। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि रॉड का 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट पर, मतलब ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है इसका नाम हमने ए रख दिया और जो लंबा वाला पार्ट है इसका नाम हमने बी रख दिया। तो अब दोनों में से किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ए पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब जो ये ए पार्ट है इसके ऊपर कौन कौन लोग फोर्स लगा रहे हैं। एक तो थ्रेड इसको इधर पुल कर रही है 20 न्यूटन से, और ए और बी एक दूसरे को लेट अस से एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं जो कि हमको कैलकुलेट करना है। तो बी जो है वो ए को पुल कर रहा है एफ फोर्स से, ठीक है। एंड भाई हमने अभी अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करी, जो रॉड थी वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो अब अगर हम इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखें तो हम क्या कह सकते थे, F - 20 = मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, ठीक है। अब मास ऑफ A कितना होना चाहिए तो वो तो कैलकुलेट किया जा सकता है। रॉड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 30 सेंटीमीटर रॉड की जो टोटल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है ना, तो 30 सेंटीमीटर का मास अगर
3 kgs है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा 3/30 kgs। मतलब जो 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसका मास कितना हो जाना चाहिए 3/30 इंटू 10, मतलब कि 1 kg। ठीक है, तो भाई ma का जो वैल्यू है वो 1 kg आ गया। मतलब अब हम लोग क्या कह सकते थे, अब हम लोग कह सकते थे f माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। सो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू 24 न्यूटन्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलो फिर ओके, सो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों को दिया है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। ठीक है, तो देखो यार, जैसा कि मुझे क्वेश्चन को देख करके समझ में आ रहा है, इस सिस्टम में जो है ये दोनों ब्लॉक्स एक ट्रायंगुलर वेज पर मूव कर रहे हैं, है ना। और ये जो ट्रायंगुलर वेज है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5 के रेशो का। तो इसके लिए तो हम लोग एंगल्स ऑलरेडी जानते हैं। ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 53 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। अब देखो, सिचुएशन को देख करके मुझे समझ में आ रहा है दोनों ब्लॉक्स का मास तो सेम है, तो जो ब्लॉक ज़्यादा स्लोप वाली सरफेस पर रखा होगा वो नीचे जाएगा और जिसकी सरफेस की स्लोप कम होगी वो ऊपर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक है ना, लेफ्ट वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होगा और राइट वाला ब्लॉक अप द इंक्लाइन जा रहा होगा। ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इस वाले ब्लॉक का नाम ए रख देते हैं और इस वाले ब्लॉक का नाम रख देते हैं बी। ठीक है, अब अगर तो मैं ब्लॉक ए का एफबीडी ड्रॉ करता हूं, तो देखो ब्लॉक ए के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डाउन द इंक्लाइन इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन्स। ठीक बात है, जो थ्रेड है वो इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। ठीक है, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है ये कुछ ए एक्सेलरेशन से डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा होगा। तो ब्लॉक ए के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या लिख सकते थे, 8 माइनस टी नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 1 इंटू ए। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई ब्लॉक ए की। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ब्लॉक बी को देखते हैं, तो देखो ब्लॉक बी के साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर डाउन द इंक्लाइन पुलिंग फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 6 न्यूटन्स। ठीक है, अच्छा, थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से अप द इंक्लाइन जा रहा होगा। तो ब्लॉक बी के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टी माइनस 6 नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 1 इंटू ए। तो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो हमें दिखाई दे रहा है कि टी और टी तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो हमारे पास क्या आ गया, 8 माइनस 6 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आ गया हमारे पास 2a, मतलब a का वैल्यू हमारे पास आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 26। तो यार क्वेश्चन नंबर 26 में हमको कहा है अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू m2g by 2
is applied on the block of mass m1 as shown in the figure. The string and the pulley are light and the surfaces of the table are smooth. Find the acceleration of m1. ठीक है, तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि m1 जो है वो a एक्सेलरेशन से जो है राइट साइड में जा रहा होगा और जो m2 है वो a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बारी बारी से दोनों ब्लॉक्स का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज बात करते हैं m1 की, तो m1 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो जिस थ्रेड से ये कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, बिल्कुल सही बात है। और इसके ऊपर एक एफ फोर्स भी लग रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो m1 है ये a एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है। मतलब अगर मैं इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो हम कह सकते हैं T माइनस एफ, ठीक है ना, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m1 इंटू ए। अब देखो f का वैल्यू है m2g/2, तो इसको हम लिख लेते हैं T माइनस m2g/2 इज इक्वल टू m1a। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये तो बात हुई m1 की। ऐसे ही हम लोग m2 का भी FBD ड्रॉ कर लेते हैं। देखो m2 के केस में क्या हो रहा होगा, m2 ब्लॉक पर वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो अर्थ इसको डाउनवर्ड पुल कर रही होगी m2g से, और थ्रेड इसको अपनी तरफ पुल कर रही होगी t फोर्स से, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, बिल्कुल सही। तो m2 के लिए हम लोग क्या कह सकते थे, नेट फोर्स m2g माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m2a। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, ये t और ये t ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो हमारे पास क्या आ गया, m2g माइनस m2g/2, मतलब कि m2g/2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में m2a लिखा है और इक्वेशन नंबर 1 में m1a लिखा है, तो a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास m1 प्लस m2। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू m2g अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2। परफेक्ट, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्लियर है एकदम। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो इन क्वेश्चन नंबर 27 इट इज गिवन इन फिगर m1 is equal to 5 kg, m2 is equal to 2 kg and f is equal to 1 Newton. Find the acceleration of either block. Describe the motion of m1 if the string breaks but f continues to act. अच्छा, तो इसमें हम लोगों से यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक तो सिस्टम में जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन हमको फाइंड करके बताना है, और जब रस्सी टूट जाती है उसके बाद में m1 का क्या एक्सेलरेशन होगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो चलो आओ, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है वो एक एक करके हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम लोगों को
M1 बताया हुआ है 5 kg, M2 का वैल्यू हम लोगों को गिवन है 2 kg और F का वैल्यू हम लोगों को बताया हुआ है 1 न्यूटन। ठीक है, अब देखो जैसा कि सिचुएशन में गिवन है M1 भारी है, M2 हल्का है, तो क्लियरली हम लोग ये कह सकते हैं कि M1 जो है वो कुछ a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा और M2 जो है वो कुछ a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो मैंने M1 को एक पॉइंट बना लिया। अब बारी बारी से M1 पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ड्रॉ कर देते हैं। तो एक तो M1 के ऊपर F फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अर्थ इसको पुल कर रही होगी M1G से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। और जिस थ्रेड से ये जुड़ा है वो थ्रेड इसको अपनी तरफ पुल कर रही होगी T टेंशन से। ठीक है, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में जो M1 है वो a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है भाई, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया M1 का। अच्छा, अब इसके लिए अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब F प्लस M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। तो ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हमारे पास M1 के फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, अब M2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो M2 को मैंने एक पॉइंट बना लिया। अब M2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अर्थ जो है वो इसको M2G से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, बिल्कुल सही बात है। और जिस थ्रेड से ये कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको T टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। तो M2 के ऊपर ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में जो M2 है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया M2 का। अब अगर M2 के लिए मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता था T माइनस F माइनस M2G, ये बराबर हो गया M2 इंटू A के। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली देखो हमारे पास क्या बच गया, M1G माइनस M2G है ना लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने लिखा G कॉमन, M1 माइनस M2, और राइट हैंड साइड पर क्या हो गया, A कॉमन आ गया ब्रैकेट में M1 प्लस M2। बहुत बढ़िया, तो हम लोग कह सकते थे A का वैल्यू आ गया A इज इक्वल टू G इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब M1 और M2 दोनों का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, तो जैसे ही हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा हमारे पास A का वैल्यू आ गया 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट। सो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। चलो आओ अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को कहा था डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यूज टू एक्ट। तो दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो इस बार देखो, इस बार क्या है, F जो है वो अभी भी लग रहा है,
ठीक है, और अर्थ भी इसके ऊपर m1g लगा रही है, तो अर्थ इसको पुल कर रही है m1g से। लेकिन अब रस्सी ब्रेक हो गई है, तो रस्सी ब्रेक हो गई है तो इसका मतलब टेंशन फोर्स लगना बंद हो गया है। तो चलो मान लेते हैं अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो a डैश हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से अब अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो हम क्या कह सकते हैं, नेट फोर्स जो कि इस बार कितना हो जाएगा, F प्लस m1g, ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, मतलब m1 इंटू ए डैश। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते थे, a डैश इज इक्वल टू F बाई m प्लस g। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, हमारे पास आ गया a डैश इज इक्वल टू 0.2 प्लस g। परफेक्ट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोगों को कहा है लेट m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg एंड m3 इज इक्वल टू 3 kg एज शोन इन फिगर। फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ m1, m2 एंड m3। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 centimeter. When the system is released from rest, how long will it take before m1 strikes the pulley? ठीक है भाई, तो देखो बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी हमको। हाँ अभी ठीक है। देखो, ये m1 से अपर पुली के बीच में ये जो थ्रेड के सेगमेंट की लेंथ दी हुई है ये L है, और ये जो L है इसका वैल्यू है 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और m1 का वैल्यू बताया हुआ है 1 kg, m2 की वैल्यू बताई हुई है 2 kg, और m3 हमको दिया हुआ है 3 kg। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो थ्रेड m2 और m3 को कनेक्ट कर रही है इसमें हम मान लेते हैं कि टेंशन T है। ठीक है, तो इसका मतलब जो थ्रेड m1 को और सेकंड वाली पुली को कनेक्ट कर रही होगी उसमें टेंशन हो जाएगी 2T। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि जो m1 है वो a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली जो पुली है इसको भी a एक्सेलरेशन से फिर डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये वाली जो पुली है ये डायरेक्टली m1 से कनेक्टेड है, तो जितनी एक्सेलरेशन से m1 मूव करेगा उतनी एक्सेलरेशन से ये वाली पुली भी मूव करेगी। ठीक है, बट व्हाट अबाउट m2 एंड m3? तो देखो, हम एक काम करते हैं, सपोज ये एक चींटी है, ये इस पुली पर बैठी हुई है। अब अगर हम इस चींटी के नज़रिए से देखें तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि चींटी को ऐसा लगेगा जैसे कि m3 जो है वो कुछ b एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और m2 जो है वो कुछ b एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब ग्राउंड पर अगर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, सपोज ये एक आदमी है जो ग्राउंड पे खड़ा है, अगर हम इससे पूछते हैं कि यार तुमको क्या लग रहा है ये जो m2 है इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो वो ये कहेगा कि भाई पुली से देखने पर तो m2 b एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, पर पुली खुद a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो ये जो m2 है इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी a माइनस बी डाउनवर्ड्स। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और ये जो m3 है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो पुली से देखने पर m3 b एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है,
पुली खुद ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो ग्राउंड से देखने पर m3 की एक्सेलरेशन a प्लस बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। और m1 तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने सारा का सारा एनालिसिस इन तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन का कर लिया। ठीक है, अब बारी बारी से तीनों ब्लॉक्स का एफबीडी ड्रॉ कर देते हैं। चलो आओ देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं M1 की। ठीक है, अब देखो ये M1 के साथ क्या हो रहा है। अर्थ इसको M1G से अपनी तरफ पुल कर रही है। ये जिस थ्रेड से कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको 2T टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही है, और M1 जो है ये A एक्सेलरेशन से अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो M1 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो M2 के केस में क्या हो रहा है, अर्थ M2 को M2G से पुल कर रही है। ये जिस थ्रेड से कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको T टेंशन से पुल कर रही है, और ग्राउंड से देखने पर M2 जो है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है A माइनस बी एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा? M2G माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब M2 इंटू A माइनस बी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब ऐसे ही हम लोग M3 का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो M3 के केस में क्या हो रहा है, अर्थ इसको पुल कर रही है M3G से, जिस थ्रेड से कनेक्टेड है वो इसको पुल कर रही है T टेंशन से, और ये भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा? M3G माइनस T इज इक्वल टू M3 इंटू A प्लस बी। परफेक्ट। तो हमने तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके उनके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिख लिया। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास 3 इक्वेशंस है और वेरिएबल्स भी 3 है। हमको T पता करना है, A पता करना है और B पता करना है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस हैं। चलो, तो अब जैसे ही मैं इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है, अब मैं यहां पर इन तीनों इक्वेशंस को जो है सॉल्व नहीं करूंगा। आई बिलीव कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ही हमने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करा तो फाइनली हमारे पास T का, A का और B का वैल्यू आ जाएगा। तो A का वैल्यू आ गया हमारे पास, A इज इक्वल टू 19G/29, और B का वैल्यू आ गया B इज इक्वल टू 2G/29। ठीक है, सो A का वैल्यू 19G/29 और B का वैल्यू 2G/19। तो अब तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हम लोग बता सकते हैं। जो M1 था, M1 का एक्सेलरेशन तो A ही था, मतलब M1 का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 19G/29। बहुत बढ़िया। और M2 का एक्सेलरेशन कितना था? सो M2 का एक्सेलरेशन था A माइनस बी, तो M2 का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 17G/29। ठीक है, और जो M3 था उसका एक्सेलरेशन था A प्लस बी, सो ये कितना हो गया? 21G/29। ठीक है, सो M1, M2 और M3 का एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अच्छा, फिर हमें ये पता करके बताना था कि कितनी देर के बाद जो M1 है वो ऊपर वाली पुली से स्ट्राइक कर जाएगा। चलो आओ देख लेते हैं। तो देखो, M1 को जो डिस्टेंस कवर करनी है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स, या फिर हम कहेंगे 0.2 मीटर्स। ठीक है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट से रिलीज करा गया था तो M1 का वेलोसिटी 0 था। ठीक है, M1 कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है?
29 से। अब कितने टाइम में M1 जो है वो पुली से स्ट्राइक करेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 0.2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ए की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 19g/29 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करा, हमारे पास t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स। परफेक्ट, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स के बाद जो है, जो M1 है वो अपर पुली से स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो बढ़िया। ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज M2 इज इक्वल टू 2 kg एंड M3 इज इक्वल टू 3 kg, व्हाट शुड बी द मास M सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस प्रॉब्लम का जो डायग्राम है वो कॉपी कर लेते हैं, तब चीज़ें एनालाइज करते हैं। हाँ, अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमको ये जो M1 है इसका वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होना चाहिए सो दैट ये जो M1 है ये रेस्ट पर रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को बताया हुआ है कि M2 जो है उसका वैल्यू 2 kg है, M3 जो है इसका वैल्यू है 3 kg, और जो M1 है जिसे कि क्वेश्चन में हम लोग M कह रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये जो M है ये रेस्ट पे रहे। ठीक है, अच्छा 2 मिनट, यहाँ पर ये M1 से हमको कन्फ्यूजन होगा, हम इसको M ही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये M कितना होना चाहिए? अब यार अगर ये M रेस्ट पर है तो देखो इसके साथ क्या हो रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि M जिस रस्सी से कनेक्टेड है उस रस्सी में टेंशन T है, तो M के फ्री बॉडी डायग्राम में हमको क्या दिखाई दे रहा होगा? जिस रस्सी से ये जुड़ा हुआ है वो रस्सी से T टेंशन से पुल कर रही होगी और अर्थ इसको Mg से पुल कर रही होगी। अब अगर इस M को रेस्ट पर रहना है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि रस्सी में जो टेंशन है इसका वैल्यू Mg के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जिस थ्रेड से M कनेक्टेड है उस थ्रेड में टेंशन का वैल्यू Mg होगा। ठीक है, तो इसका मतलब M तो अब रेस्ट पर आ गया। अच्छा, M रेस्ट पर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुली है ये भी रेस्ट पर आ गई, क्योंकि ये पुली उसी थ्रेड से तो कनेक्टेड है जिस थ्रेड से M कनेक्टेड है, तो ये पुली भी रेस्ट पर आ गई। अच्छा, तो अब देखो होगा क्या। अब इस पुली से देखने पर ये M3 जो है ये कुछ a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा और M2 जो है ये कुछ a एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो M2 और M3 दोनों का अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं M2 की। सो M2 के साथ देखो क्या हो रहा है। जो थ्रेड है वो इसको T डैश टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और अर्थ इसको M2G से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और M2 A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो M2 के लिए अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं T डैश माइनस M2G ये बराबर हो जाना चाहिए M2A के। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ऐसे ही हम लोग M3 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो M3 है इसके साथ क्या हो रहा है, थ्रेड इसको T डैश से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, अर्थ इसको M3G से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और M3 जो है
ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। तो m3 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? m3 के लिए हम लोग कहेंगे m3g माइनस टी डैश बराबर हो जाएगा m3a के। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि टी डैश और टी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा? जी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ब्रैकेट में m3 माइनस m2, बहुत बढ़िया। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ गया? a कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में आ गया m2 प्लस m3। तो हम लोग क्या कह सकते थे? हम लोग कह सकते थे a इज इक्वल टू g इंटू m3 माइनस m2 अपॉन m3 प्लस m2। परफेक्ट। अब m3 का वैल्यू 3 kg है और m2 का वैल्यू 2 kg है। तो जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन में m3 और m2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू g/5। अच्छा, तो 3 kg वाला ब्लॉक g/5 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और 2 kg वाला ब्लॉक g/5 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मुझे a पता लग गया। अब यार अगर मुझे a पता लग गया तो मैं t डैश भी कैलकुलेट करके बता सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करा, हमारे पास क्या आ गया? टी डैश माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, मतलब कि m2g/5। ठीक है, तो टी डैश का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते थे? टी डैश इज इक्वल टू 6m2g/5 और m2 का वैल्यू था 2 kg, तो टी डैश का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? टी डैश इज इक्वल टू 12g/5। परफेक्ट, ये हम लोगों को टी डैश का वैल्यू पता लग गया। अच्छा, अब यार देखो, अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो m3 और m2 को जो थ्रेड कनेक्ट कर रही है उसमें टेंशन टी डैश है और जो थ्रेड m से कनेक्टेड है उसमें टेंशन t है। और इस डायग्राम से हम देख पा रहे हैं कि जो t है वो बराबर हो जाना चाहिए 2 टाइम्स टी डैश के। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे t इज इक्वल टू 24g/5। और हम लोग क्या जानते हैं? t जो है वो बराबर है mg के। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते थे? m विल बी इक्वल टू, ये g और g तो कैंसिल आउट हो गया, तो m का वैल्यू कितना हो गया? 24/5। या फिर हम कह सकते थे m इज इक्वल टू 4.8 kgs। परफेक्ट। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 4.8 kg विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आओ फिर आगे बढ़ा जाए। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो थ्रेड दिख रही है डायग्राम में, इसमें कितना टेंशन है ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा। मैं मानता हूं कि अगर सपोज ये ब्लॉक x लेफ्ट में जाता होगा तो ये जो ब्लॉक है ये कुछ y नीचे जाता होगा। ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक x लेफ्ट में जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो थ्रेड है इसमें x लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी। अब ये x लेंथ की जो स्लैकनेस इस पूरी की पूरी थ्रेड में आ गई है, ये कैसे रिमूव होगी? जब ये ब्लॉक y लेंथ नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कह सकते थे? हम लोग कह सकते थे y शुड बी इक्वल टू x। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमको एक रिलेशनशिप मिल गया। क्या? हमको पता लग गया कि अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन a लेफ्ट में होगी
तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले ब्लॉक का नाम रख देते हैं a और इस वाले ब्लॉक का नाम रख देते हैं b। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं b का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्थ जो है बी को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। ठीक है, और जिस थ्रेड से ये जुड़ा हुआ है ये थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो बी है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। तो हम बी ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते थे, न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन 10 माइनस टी नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 1 इंटू ए। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो ब्लॉक बी की बात हो गई। ऐसे ही अगर हम लोग ब्लॉक ए को देखें, सो देखो ब्लॉक ए का अगर हम एफ बी डी ड्रॉ करते हैं तो ब्लॉक ए पर क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर सिर्फ एक टी फोर्स ही लग रहा है, और उस टी फोर्स की वजह से ब्लॉक ए जो है वो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, नेट फोर्स टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 1 इंटू ए। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यार अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा, ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 10 और राइट हैंड साइड में आ गया 2a, मतलब a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1 इंटू 5, और आई कैन सिंपली से t इज इक्वल टू 5 न्यूटन्स। परफेक्ट, तो इसका मतलब जो थ्रेड है उसमें टेंशन 5 न्यूटन्स आ जाएगी। ठीक है, क्लियर एकदम, चलो बहुत बढ़िया।